नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया हैरान है तो भारत में जोश की सुनामी है। भारत की सेना के पीओके में मारक ऑपरेशन के बाद हम लोग जैसे झूमे हैं, उससे क्या लगता नहीं है कि शौर्य प्रदर्शन चाहने की भारत में अथाह भूख थी। लोग इस हताशा में थे कि कब वह दिन आएगा जब पाकिस्तान को, उसके आतंकियों को भारत उसी की भाषा में जवाब देगा। अपना मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस दिन भारत के एटमी परीक्षण की घोषणा की थी, उस दिन या तो भारत के लोग राष्ट्र गौरव से झूमे थे या फिर अब झूम रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मारक ऑपरेशन करके सेना ने बताया है कि कमी राजनीतिक इच्छा की थी। यदि लीडरशिप इच्छा दिखाए, मजबूती से पीछे खड़ी रहे तो सेना बहादुरी में कम नहीं है। सो देश के मनोविज्ञान और राजनीतिक लीडरशिप का पहलू अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की नब्ज को समझने में चूक नहीं की। पाकिस्तान को जैसे को तैसे में जवाब नहीं देने की हताशा से भारत अब उबर गया है। सवाल है, इससे जो मनोबल बना हुआ है उसे आगे कैसे बनाए रखा जाएगा। अच्छी बात है जो सभी पार्टियों ने सेना के मारक ऑपरेशन का तहे दिल स्वागत किया। जैसे जनता को शक्ति दिखलाने की ललक थी, वही भूख राजनीतिक जमात में भी थी। जाहिर है भारत में आज पाकिस्तान से सख्ती से निपटने की सर्वानुमति है। कोई न किंतु परंतु कर रहा है और न डर दिखा रहा है। मतलब जनता हो या पक्ष विपक्ष हो, वह मीडिया तथा सुरक्षा कूटनीतिक जानकार सभी गौरव में सेना के साहस में से झूम रहे हैं। सवाल है, यह मनोविज्ञान कितना टिकाऊ है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। गुरुवार का दिन भाजपा विरोधी पार्टियों के लिए बड़ा निराशा का रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने भाजपा और केंद्र सरकार के ऊपर बड़े हमले की तैयारी की थी, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा में घुसकर आतंकवादियों का शिविर नष्ट करने की बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद विपक्ष की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व अधिकारी बीके बंसल की आत्महत्या के मामले को जोर शोर से उठाने का फैसला किया था। बंसल के सुसाइड नोट में एक खास संदर्भ में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नाम का जिक्र है। इसे लेकर कांग्रेस बड़ा हमला करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सेना की कार्रवाई की खबर आ गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं को तत्काल कोई भी प्रतिक्रिया देने से रोका गया था। जब सोनिया गांधी ने पार्टी के दूसरे नेताओं से सलाह मशवरा किया और सेना को बधाई दी, तब कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी। इस बीच बंसल का मामला टल गया। हालांकि कांग्रेस इसे अब भी उठा रही है, लेकिन इसकी धार खत्म हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा में भी मोदी पर हमले की धार कमजोर होगी। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बड़ा खुलासा करने वाले थे। उन्होंने कहा कि वो केंद्र का बड़ा राज खोलेंगे और बताएंगे कि किस वजह से उनकी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने भी अपनी योजना टाल दी है। वो केंद्र पर अटैक करेंगे, लेकिन पहले जैसा बड़ा खुलासा अभी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा विरोधी पार्टियां अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने लगी हैं। ये संभवतः पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ अपने सारे मंत्रियों को सरकार का पक्ष रखने के लिए उतार दिया। गुरुवार की सुबह सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग और सैन्य अभियान महानिदेशक रणवीर सिंह ने नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई का ब्यौरा दिया। इसके तुरंत बाद पूरी टीम सक्रिय हो गयी। सोनिया गांधी के साथ सुषमा स्वराज के संबंधों को देखते हुए उन्हें इस बात का जिम्मा दिया गया कि वे उन्हें इस सैन्य कार्रवाई के बारे में बताएं। सुषमा की ब्रीफिंग का नतीजा ये हुआ कि सोनिया गांधी ने न सिर्फ सेना को बधाई दी, बल्कि केंद्र सरकार का भी समर्थन किया। फिर सुषमा और उनकी टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा देशों के राजदूतों को इस कार्रवाई की जानकारी दी। अरुण जेटली का जिम्मा उद्योग समूहों और वित्तीय संस्थानों को भरोसे में लेने का था। इसका भी नतीजा सकारात्मक रहा। भले ही शेयर बाजार में गिरावट रही, लेकिन उद्योग समूह ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस हमले के बारे में बताया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहा गया। उन्होंने सभी संवेदनशील राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और फिर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पार्टियों से सरकार का समर्थन कराया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सबसे बिजी व्यक्ति रहे। उन्होंने बुधवार की सारी रात सैन्य कार्रवाई की निगरानी की थी और गुरुवार को दिन भर सीमा पर गांव खाली कराने और सेना की तैयारियों का जायजा लेते रहे। सोनिया और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी की बारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका नवंबर में उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगी। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जन्मतिथि के मौके पर प्रियंका इलाहाबाद से कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान शुरू करेंगी। ये पहला मौका है जब वो रायबरेली और अमेठी से बाहर प्रचार करेंगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रियंका पूरी तरह से अपनी टीम के साथ प्रचार करेंगी।
दिल्ली में उनके निवास पर कांग्रेस से अलग एक टीम काम करती है। इस टीम ने उनकी यात्रा का एक कार्यक्रम बनाया है और इसके लोग कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संपर्क में है। प्रियंका को प्रचार के लिए तैयार करने में प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के सामने दो बातें कही हैं। पहली बात ये कि वो अपना करियर दांव पर लगाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए हालात सुधर रहे हैं और अगर प्रियंका प्रचार करती हैं तो कांग्रेस की सीटों की संख्या 3 अंक में पहुंच सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका और सोनिया को प्रशांत किशोर ने ये भी समझाया है कि अगर राहुल गांधी को 2019 में कांग्रेस की वापसी करानी है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बड़ा मौका है। इसके बाद ही प्रियंका को लाने का फैसला हुआ। उनके प्रचार के लिए करीब 100 ऐसी सीटें चुनी गई हैं जहां पार्टी की स्थिति ठीक है और उनके प्रचार से कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाएंगे। उनके उतरने से उत्तर प्रदेश का मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारत सरकार ने कहा कि गलती से नियंत्रण रेखा पार करके दूसरी ओर चले जाने वाले भारतीय सैनिक का मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की कैद में चले गए इस भारतीय सैनिक को छुड़ाने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने सेना के हवाले से बताया कि भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान बुधवार की रात हुए सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा नहीं था। वो राष्ट्रीय राइफल्स का जवान है और सीमा पर ड्यूटी के लिए तैनात था। वो गलती से सीमा पार कर गया था। बुधवार को भारतीय सेना के नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के अभियान के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी अखबार ने खबर दी कि भारत का एक सैनिक गिरफ्तार हुआ है। सेना का मानना है कि ये रूटीन का मामला है, लेकिन भारतीय सेना के सर्जिकल हमले की वजह से ये थोड़ा उलझ गया है। पाकिस्तान की मीडिया में भारतीय सैनिकों के मारे जाने की चल रही खबरों को सेना के सूत्रों ने खारिज किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत के 8 जवानों के मारे जाने और एक जवान को बंधक बना लिए जाने की पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को सेना ने सरासर झूठ बताया है। सेना के सूत्रों ने कहा कि बुधवार की रात को आतंकी शिविरों पर हुए हमले में भारत के किसी सैनिक को खरोंच तक नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक भारत का एक सैनिक लौटते समय सीमा के पास एक लैंडमाइन पर पैर पड़ जाने की वजह से जख्मी हुआ। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि पाक चैनलों पर चल रही खबरें झूठी हैं और तस्वीरों को छेड़छाड़ करके दिखाया जा रहा है। सेना ने दो टूक अंदाज में कहा कि भारत के जितने सैनिक गए थे उतने सब वापस आए। सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद पिछले 12 साल में पहली बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने सीमा पार आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने की सैन्य कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की तरह काम किया है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उनका पूरा समर्थन है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा देश आज मोदी के साथ खड़ा है। इससे पहले कल उन्होंने इस कार्रवाई के लिए सेना को बधाई दी थी। बहरहाल राहुल ने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को गरीबों और कमजोर लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने में जी जान से जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कानून को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस कानून के कई प्रावधानों पर एतराज जताया था। इनमें एक कानून ये था कि घर में शराब की बोतल मिलने पर पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। जहरीली शराब से मौत होने की स्थिति में शराब बनाने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान इस कानून में किया गया था। राज्य में विपक्षी पार्टियों ने भी इस कानून का विरोध किया था। बहरहाल अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा था कि सरकार शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध है और उसे इसके लिए जनादेश मिला है। आपराधिक छवि के नेता और राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। 3 दिन की लगातार सुनवाई के बाद जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसले का ऐलान किया गया। अदालत ने चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटे राजीव रोशन की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को मिली जमानत रद्द कर दी। साथ ही उनके 2 और बेटों की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया। अदालत ने बिहार सरकार को ये निर्देश भी दिया कि वो राजीव रोशन हत्याकांड की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी कराए। शहाबुद्दीन के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के 40 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंदा बाबू और उनकी पत्नी ने खुशी जताई और कहा कि भगवान के घर अंधेर नहीं है। दूसरी ओर शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को एक तरह से चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उनके समर्थक अगले चुनाव में नीतीश को सबक सिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहाबुद्दीन ने सिवान की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस दिन पोखरण में भारत के 5 एटमी परीक्षण की घोषणा की, उस दिन भारत गौरव में झूमा था। भारत की जनता और राष्ट्र राज्य के गौरव का वह अभूतपूर्व दिन था। मगर 2 दिन बाद पाकिस्तान ने 7 एटमी परीक्षण करके भारत का जोश ठंडा कर दिया। उस नाते लाख टके का सवाल है कि भारत में सेना के ऑपरेशन के बाद जो मूड बना है उससे कितना टिकाऊ माना जाए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना नियंत्रण रेखा पार करके उसके कब्जे वाले कश्मीर में घुस जाएगी और आतंकवादियों के शिविर नष्ट कर देगी। भारत में भी नरेंद्र मोदी के हार्डकोर समर्थकों को छोड़कर ज्यादातर लोग मान रहे थे कि सिर्फ जुबानी जंग होगी और भारत कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है। आखिर उरी में हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पहल करके कह दिया था कि उसके पास परमाणु बम है। भारत ने उसके इस बयान का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान धमकी वाली जुबान में बात करता है। इससे लग रहा था कि दोनों तरफ से तनातनी रहेगी और अंत में सेनाएं फिर बैरक में लौट जाएंगी। आखिर भारत का इतिहास ऐसा ही रहा है। संसद भवन से लेकर लाल किले और मुंबई तक के हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया एक तय लाइन पर होती रही है। भारत की ओर से कड़ी निंदा की जाती है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। 1999 में भी भारत ने कारगिल की लड़ाई इसलिए लड़ी थी क्योंकि युद्ध उसके ऊपर थोप दिया गया था। पाकिस्तानी सेनाएं भारत की सीमा में घुसकर बैठी हुई थी और उन्हें निकालना ही था। लेकिन उसके बाद संसद पर हमला हुआ और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 10 लाख सैनिक तैनात कर दिए। लग रहा था कि युद्ध होगा, लेकिन अंततः बातचीत शुरू हो गई। चाहे अपनी कमजोरी से हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से हो, भारत हमेशा युद्ध के मैदान से हटकर बातचीत की टेबल पर आ जाता है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान बातचीत से मानने वाला नहीं है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमान में भारत ने अपनी प्रतिरक्षा नीति के बदलने का ऐलान किया है। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादी शिविरों को नष्ट करके भारत ने ये बताया कि अब वो अपनी जमीन पर घाव खाने के लिए तैयार नहीं है। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति का ऐलान है। अब जरूरत इस नीति को बनाए रखने और मजबूत करने की है। भारत की सैन्य कार्रवाई से देश के लोगों की उम्मीद लौटी है। मोदी के नेतृत्व के बारे में ये धारणा मजबूत हुई है। वे देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करने वाले नेता हैं। ये धारणा भी मजबूत हुई है कि वे पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहते हैं। लोगों की इस भावना को देखकर ही देश की सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है और सेना को सैल्यूट किया है। अब सरकार और सेना दोनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोगों की उम्मीद को युद्धोन्माद तक नहीं ले जाना है और अपनी सरहदों को सुरक्षित भी रखना है। पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करके भारत के जीत के जश्न में कोई खलल न पैदा करे, इसका भी ख्याल रखना होगा। साथ ही ये सरकार की नीति बन जानी चाहिए कि अगर उसे सूचना मिलती है कि सीमा पार से घुसपैठ की तैयारी हो रही है तो वो घुसकर पहले ही आतंकवादियों का सफाया करे। यानी सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत में आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चलना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सैनिक शौर्य से जूझते भारत पर विचार करेंगे। भारत में हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए भूख में बिलबिला रहे थे। पाकिस्तान के शुरू किए हुए आतंकी छाया युद्ध के 30 साल के अनुभव ने हमें घायल बना रखा था। उसी नाते अपना मानना रहा है कि बतौर हिंदू राष्ट्रवादी लोगों ने नरेंद्र मोदी को नायक माना, मगर पठानकोट और फिर उरी ने निराशा पैदा की। वह सेना के मारक ऑपरेशन से खत्म हो गई है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, पीओके के अंदर सैनिक ऑपरेशन के बाद भारत में जो मनोवैज्ञानिक माहौल है वो किस बात का प्रमाण है? देखिए, बात ही सारा माहौल एक बिल्कुल हर्ष का है, उल्लास का है। जैसे मतलब मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जैसे आपकी कहीं खोई हुई मर्दानगी लौट आई हो। क्योंकि क्या था, पिछले 15-20 साल से एक लगातार ट्रेंड था कि पाकिस्तान हमला करता था या हमला करवाता था, उसके यहाँ से आतंकी आते थे। भारत की प्रतिक्रिया एक तरह से प्रेडिक्टेबल हो गई थी कि हम उसकी भर्त्सना करते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बात उठाते थे, फिर ये सेना पे का भी जवाब आ जाता था पार्लियामेंट अटैक के बाद या 26/11 के बाद। तो ये सब चीजें होती थी, हवाई स्पेस बंद करना, हाई कमिश्नर को तलब कर लेना, उसको फटकार लगाना, कभी संबंध तोड़ने की धमकी देना। लेकिन क्या था, हमेशा ये लगता था ये गरजने वाले बादल हैं, बरसेंगे नहीं। तो इस बार जब बरस गए, वो जो भूख थी या जो वो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था एक्शन वाला, वो खत्म हुई है। बिल्कुल एक खास किस्म की, जैसे ही अटैक होता था और सबको गुस्सा आता था, स्वाभाविक बात है। लेकिन उसके साथ साथ ही हम एक खास किस्म की लाचारी से, बेबसी से और हताशा से, निराशा से, असहायपने से खुद को जकड़ा हुआ पाते थे। तो इस बार जो वो बेड़ियां टूटी हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब जो
पिछले 20 साल का जो सिलसिला था उसमें ये साबित हो गया कि इट विल नो लॉन्गर बी बिजनेस एज यूजुअल। तो मतलब 56 इंच के सीने की बात फाइनली मतलब वो साबित हो रही है और देश उसका कहीं ना कहीं जश्न मना रहा है। नहीं तो उसी में फिर आगे का सवाल है कि ये जो स्थिति, ये क्या आपको उम्मीद है कि ये लगातार बनी रहेगी या इसकी तैयारी आगे के लिए, खासतौर पर मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, और उसको लेकर सरकार ने जो सावधानियां बरती या इसके अंदर जो बारीकियां हैं उसके बारे में क्या? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात, सिंपल तो नहीं है एक्चुअली, बात थोड़ी सी जटिल है। मैं प्रयास करता हूं कि 30-40 सेकंड में मेरी बात कह पाऊं। बड़ा देखिए, इंडिया ने क्या अचीव किया? इंडिया ने ये अचीव किया कि हम पिछले 20 साल के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को धता बता रहे हैं, लात मार रहे हैं, आपका ब्लफ कॉल कर रहे हैं। अब क्या है? अब गेंद पाकिस्तान के पाले में। लेकिन ये ब्लफ कॉल करते हुए भी भारत ने जो हॉलीवुड की पिक्चर बनी थी रैम्बो, वैसा बिहेव नहीं किया कि साहब हेलीकॉप्टर में जाए, उसकी फोटो रिलीज हो रही है और बड़ी मर्दानगी से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीना तान के कि हमने सेना की ऐसी कर दी पाकिस्तानी की। बड़े संतुलित ढंग से कहा कि उनके आतंकी ठिकाने पे हमला किया। पाकिस्तानी कहे जा रहे हैं कि साहब हम पे तो हमला हुआ ही नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। तो उनको भी ये कहने का मौका कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में संभालिए, बाकी दुनिया जानती है क्या हुआ तो है ही। लेकिन आपने उसका ढिंडोरा इस तरह से नहीं पीटा कि सामने वाले को चुभे बहुत ज्यादा। आपने उस बात का संतुलन ये बना के रखा कि मैसेज भी चला गया कि इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, आइंदा हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन इतनी भी उसको कहे ना, घावों पे नमक नहीं छिड़का बातों में, और कि उससे एक पाकिस्तान मजबूर हो जाए कि कुछ और करे अब। लेकिन फिर भी ये तो है ही कि अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। वो क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर पाकिस्तान के लिए भी वो उतना ही बड़ा सदमा है कि ये कैसे हुआ, इसलिए उसके लिए भी अब वो उसका वो प्रतिकार होगा। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की 20 साल से स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। मतलब हम editplatter.com पे हमने लिखा है आज कि साहब एक ऐसी जैसे स्टीरियोटाइप बन गया था, पाकिस्तान से हमला होगा, हम बातें करेंगे, शोर मचाएंगे, हंगामा करेंगे, पब्लिक ओपिनियन रैली करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बोलेंगे, अपने साथ सबको जोड़ेंगे, और बाद में टाइम फेस अल्टीमेटली गुब्बारे में से हवा निकलती, शांत होते, फिर अगला हमला होता, फिर यही सारा नाटक पूरी उसी तरह से होता। हमारी सिंसियरिटी में कमी नहीं थी, लेकिन हम वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहे थे कि भाई इनको उसी भाषा में जवाब दें। इस बार जब उस भाषा में जवाब, अच्छा पाकिस्तान भी ये जानता था, वो ये कर लेता था और फिर आपको चिढ़ाता था, एक तरह से ललकारता था, उन्हें मालूम था ये सब होना है, ये इस नाटक का अगला स्टेज ये है, अगला अंक ये है, अगला अंक ये है, फिर खत्म होगा, फिर नए सिरे से होगा। अब उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि भाई इन्होंने इस पे ये कर दिया, अगर हम इससे कुछ बड़ा करते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, नहीं करें तो क्या हम मुंह की खाए और ऐसे बैठे रहे। सो बात इंटरेस्टिंग हो गई है, लेकिन पूरी जो मैसेजिंग हुई है, जैसे भारत ने ये कह दिया कि हमारी तरफ से काम बंद, हमें और स्ट्राइक नहीं करनी, मतलब हमने मैसेज ये दिया है शांति का, हमने प्रतिकार ले लिया, हमने कार्रवाई कर ली, लेकिन हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। तो जो मोटी बात निकल के आ रही है कि प्रयास शांति का है, लक्ष्य शांति का है, लेकिन तैयारी युद्ध की है। तैयारी अब ये मैसेज हो गया कि अब अगर आतंकी वहां मूवमेंट करते हुए नजर आए, बढ़ते हुए नजर आई, तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ये मैसेज हो गया, शायद नहीं हुआ। नहीं, ये मैसेज एक तरह से तो हो गया, और दूसरा ये कि ये उस जो हमारा मनोविज्ञान है उसके अंदर भी अब हम लोगों, मतलब आम आदमी इसको लेकर आश्वस्त है कि नहीं, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। ये बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसको सरकार को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। कहीं जो परमाणु विस्फोट के बाद की जो स्थिति थी पिछले 20 साल की, वो ये थी कि वो आए, आपके गाल पे तमाचा जड़ें, आप न चाहते हुए भी गांधी जी की मुद्रा में चाहे दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उनके गाल पे बराबरी का तमाचा रसीद करने की स्थिति नहीं बन पाती थी, क्योंकि वो तो बात बात में धमकी दे देते थे, परमाणु ब्लैकमेल। अभी 2 बार बोल दिए उनके डिफेंस मिनिस्टर, कल शांति की बात करते नजर आए। तो देखिए फर्क तो हुआ ना सिस्टम में, लेकिन बड़ा पेच अभी भी ये है कि अगर सपोज परसों एक बड़ा आतंकी हमला हो कोई गया, और आतंकी आ जाए, तो फिर हमारी अब सरकार के लिए ज्यादा चुनौती पड़ने की उसकी तैयारी में तुरंत जवाब दे, उसकी तैयारी में तुरंत जवाब दे। और क्या जवाब दे भाई, बार-बार सर्जिकल स्ट्राइक करना भी युद्ध को दावत देना है। नहीं, लेकिन ये तो है कि ये तो एक तरह से सिद्धांत की घोषणा तो हो गई है कि भाई हम की घोषणा हो गई कि अब जब हम पे आतंकी हमला होगा, ये आतंकी घुसते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान जिम्मेदार होगा और उसको सतर्क रहना चाहिए। एक तरह से पाकिस्तान को भी ये चेतावनी है कि आप रोकिए, रोकिए, नहीं तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। तो स्थिति तो जटिल है। अभी तक हम जब भी चर्चा और विश्लेषण करते थे तो ये कहते थे भाई डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं, युद्ध नहीं हो सकता। 29 सितंबर जो तारीखी दिन था 2016, जिसके बाद से भारत पाकिस्तान संबंध एक ऐतिहासिक परिवर्तन आ गया, वो सब मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, वो सबसे बड़ा है। बिल्कुल। तो उसके बाद आप निश्चितता के साथ ये बात नहीं कह सकते, युद्ध कोई नहीं चाहता भारत में, भारत सरकार भी नहीं चाहती,
एक दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 550 अंक बाजार गिर गया, 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हो गई। नुकसान तो हमारे ही है, बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम ही है, शांति में हमारा ज्यादा हित है ना, वो तो पहली सड़क पे है, उनका क्या बिगाड़ लेंगे। तो बट अ बिग लीप फॉरवर्ड, लीप ऑफ फेथ, मतलब बड़ा चेंज। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।